जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, एके क्लासेस HMH से। पिछली क्लास में हमने फिजिक्स का पोर्शन गति शुरू किया था और वहां हमने गति के प्रकार पढ़ लिए थे कि गति कितने प्रकार की होती है, उसकी प्रकृति के आधार पर और उसकी विमाओं के आधार पर। आज उसी टॉपिक को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो गतियों में कुछ एक कंसेप्ट्स हैं, कुछ एक बेसिक बातें हैं, हमें उनके बारे में फोकस करना है। देखिए, पहला टॉपिक है दूरी और विस्थापन, कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या है। ठीक, तो जरा इस टॉपिक को देखें जरा। दूरी इंग्लिश में कहते हैं हम डिस्टेंस, ओके। और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, ध्यान दें, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य चला गया पथ दूरी कहलाता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य, वो पथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इन दो बिंदुओं के मध्य आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना था, किसी भी तरीके से पहुंच जाएं आप, ये सब चले गए पथ दूरी ही कहलाते हैं। इनको आप दूरी ही कहेंगे, चाहे किसी भी दिशा में कैसे भी चले। बस ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचना है आपको, तो ए से बी बिंदु तक चला गया पथ जो है वो दूरी है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो। लेकिन यहाँ की क्लास में, यहाँ की फिजिक्स की क्लास में आपको कहीं कोई बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल और बहुत ज्यादा उलझने वाली चीजें नहीं पढ़ने को मिलेंगी। सिंपल अपनी लैंग्वेज में जो अपने रीड के सिलेबस में आनी है, हमें उतनी सी नॉलेज चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी पोर्शन है। तो दूरी है दो बिंदुओं के मध्य चला गया पथ। कैसा भी पथ हो सकता है, आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से सामान लेके आ रहे हैं, कुछ भी पथ चल रहे हैं, अपने घर में यूं ही रैंडमली घूम रहे हैं, तो वो सब क्या है, दूरियां हैं। ओके, लेकिन विस्थापन की अगर बात की जाए, विस्थापन है दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ये वाली। ए से बी के मध्य अगर आपको कोई छोटी दूरी दिखती है, इसके अलावा तो बताएं, इसके अलावा बहुत कम से कम दूरी कोई पॉसिबल है ही नहीं, तो जो न्यूनतम दूरी रहेगी उसको हम विस्थापन कह देंगे। न्यूनतम दूरी, मान लो आपको अपने घर से सामने वाले घर में जाना है, लेकिन आप वो रास्ता नहीं अपनाते हैं, आप किसी दूसरे रास्ते से घूम के पहुंच रहे हैं, तो वो जो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं वो तो दूरी कहलाएगी। लेकिन उस दूरी का अगर मिनिमम पोर्शन देखा जाए कि आप अपने घर से निकले और सामने घर में चले गए, तो वो जो दूरी है उसको आप, न्यूनतम दूरी को आप विस्थापन भी कह सकते हैं। अब इनमें जो अंतर है उसको हम थोड़ा सा समझ लें, कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर है, उसको समझ लें। और कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी पूछ लिया जाए, बहुत आसान है। ध्यान दें, दोनों के मात्रक दूरी को अगर नापने की बात की जाए तो किस में नापेंगे, तो दूरी को हम हमेशा मीटर में नापेंगे। विस्थापन का मात्रक भी हमेशा क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा, इसको भी मीटर में ही नापेंगे। ठीक है, आप कहते हैं जी किलोमीटर में नापेंगे, तो हम SI सिस्टम यूज करते हैं किसी भी मात्रक को नापने के लिए। पूरे वर्ल्ड में कुछ एक कंसेप्ट, कुछ एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं। तो SI सिस्टम में जो यूनिट्स बताई जाती हैं, जो मात्रक बताए जाते हैं, हमें उन्हीं सिस्टम को फॉलो करना होता है। जैसे द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम लेते हैं, द्रव्यमान के लिए हम kg यूज करते हैं, दूरी के लिए, लंबाई के लिए हम मीटर यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। हालांकि इनके और भी मात्रक हैं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से अगर दूरियां नापी जाएंगी तो मीटर में, या कैलकुलेशन लिखी जाएगी तो मीटर में, द्रव्यमान kg में, और समय सेकंड में ही लिया जाएगा। उसके अलावा आप मिनट्स में, घंटे में वैल्यू बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट, किसी दोनों के मात्रक जो है मीटर रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज और, कि जब कोई आप गति कर रहे हैं या जब कोई वस्तु चल रही है तो हमें उसकी दिशा पता होनी चाहिए। अगर आप निश्चित दिशा बता सकते हैं तब उसको हम सदिश राशि कहेंगे। सदिश, सदिश वो जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा का पता लगता है। जैसे आपने गेट को खोला तो धक्का लगाया, खींचा अपनी तरफ, ठीक है। किसी चीज को धक्का दिया तो बल लगाया दूसरी तरफ, ठीक है। किसी चीज को उठा रहे हो तो ऊपर की तरफ उठा रहे हो, दिशा है।
तो जहां दिशा होती है उसको हम सदिश कहेंगे और जहां दिशा नहीं होती उसको हम अदिश कहेंगे। ठीक है, जहां दिशा अवेलेबल नहीं होती, ये याद रखें। जैसे आपने कहा 3 सेकंड, आपकी घड़ी में 3 सेकंड हुए हैं जी, या 3 सेकंड टाइम बढ़ गया, या 2:15 हो गए, तो 2:15 में कोई दिशा नहीं है। ठीक है, तो जहां दिशा नहीं है उसको हम अदिश राशि कहते हैं, जहां दिशा होगी वहां सदिश राशि होगी। तो इन दोनों के अंतर में जो हम दोनों में अंतर मेंशन कर रहे हैं, दूरी और विस्थापन में, क्या हो गया, इन दोनों में बेसिकली दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। ठीक है, दूरी अदिश है क्योंकि निश्चित दिशा नहीं मिलती। विस्थापन हमें ए से बी बिंदु तक ही जाना था सीधा सीधा। ठीक है, तो हमारे पास दिशा है, एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई निश्चित दिशा नहीं है, इस वाले के अंदर कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो आप जो है सही सटीक निर्धारण नहीं कर सकते कि इस बिंदु पर दिशा कहां है। इस बिंदु पर दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर रहेगी, इस बिंदु पर दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर रहेगी, इस बिंदु पर दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर रहेगी। तो जब कोई पथ वक्रीय हो जाता है या जो किसी घुमावदार मोड़ पर जा जाता है, तब हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती हैं, तब हम दिशा बता पाते हैं। लेकिन यहां इस दूरी वाले कंसेप्ट में दिशाएं अलग अलग हैं, कोई निर्धारित दिशा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको अदिश राशि कह देते हैं और इसको सदिश राशि कह देते हैं। विस्थापन को सदिश राशि कहेंगे। मात्रक हमने दोनों के पढ़ ही लिए, इसका मात्रक भी मीटर और इसका मात्रक भी मीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, और क्या अंतर है भैया, तो देखते हैं। दूरी की वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जो है वो 0 हो सकता है। कैसे, तो एक वस्तु ए से चली, बी गई और फिर वापस ए पर ही आ गई, तो विस्थापन क्या हो गया है, 0, विस्थापन 0। अगर कोई वस्तु प्रारंभ में वहां से हो और प्रारंभ और अंतिम बिंदु दोनों सेम हो, यहीं से चले और यहीं पहुंच जाए वापस, तो इसको हम विस्थापन 0 कहेंगे। जैसे एक रनर जो है ऐसे वर्ताकार पथ पर चल रहा था और यहां से ए से चलना शुरू हुआ और घूम के वापस ए पर ही आ गया, पूरा यहीं से शुरू किया यहीं से ही खत्म किया, तो ये जो विस्थापन आएगा इसका 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी जो आएगी वो इस वृत्त की परिधि के बराबर आएगी, वो वृत्त की परिधि है और परिधि का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है 2πr। तो आप त्रिज्या अगर आपके पास है तो आप 2πr से परिधि बता दो और परिधि पता लग गई तो आप दूरी बता दो। ठीक है, तो विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। आप मार्केट में कभी भी किसी कपड़े वाली दुकान से 0 मीटर कपड़ा नहीं ला सकते, दूरी 0 नहीं हो सकती, ये याद रखें। और जो चीज 0 ही नहीं हो रही है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती, इसका मतलब दूरी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। लेकिन विस्थापन कैसा हो सकता है, ऋणात्मक कैसे हो सकता है भैया, तो ध्यान दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। देखें, मान लो ए से बी तक चले आप, ए से बी तक की दूरी है 10 मीटर। ठीक है, ए से बी तक की, तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझा देता हूं। अगर ए से बी चलेंगे, यहां मैं दूरी लिख रहा हूं और यहां विस्थापन बताते हैं, जरा थोड़ा सा नोटिस करें। ठीक है, ए से बी तक अगर गए हैं हम, तो ए से बी तक में दूरी और विस्थापन दोनों कितने हैं, 10 मीटर। 10 मीटर ही दूरी हुई और 10 मीटर ही विस्थापन हुआ। लेकिन अगर कोई वस्तु, ये व्यक्ति जो है ये वापस आ गया इधर और वापस इधर इस पे आके यहां सी पे आ गया, 2 मीटर और चला गया, यहां वापस आ गया, तो ए से सी की अगर बात की जाए, ए से सी तक जाने में, ऐसे वापस आने में दूरी तो हो गई है 12 मीटर, लेकिन विस्थापन इस ए और सी के बीच की दूरी नापी जाएगी, ये वाली
इसको जो न्यूनतम बात करनी थी, हमने न्यूनतम दूरी की बात करनी थी, ये जो न्यूनतम मान आ रहा है इसको हम विस्थापन कहेंगे, और ये कितना आ रहा है 8 मीटर। ठीक है। अच्छा, अगर ये वापस डी पर आ जाए, ऐसे चल के इस डी बिंदु या कहीं वापस ए पर ही पहुंच गया, 8 मीटर और चला गया, तो इस कंडीशन में ए और डी हालांकि एक ही बिंदु है, तो ए डी की अगर दूरी बात की जाएगी तो ये 20 मीटर होगी और विस्थापन 0 होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां ये आती है कि अगर ये व्यक्ति यहां नहीं रुके और यहां चला जाए, इधर ई बिंदु तक, कितना और चला जाए 8 मीटर और चला जाए, तो कैलकुलेशन करो दूरी कितनी होगी। दूरी ए से ई की दूरी आती है 28 मीटर। ए से ई की दूरी आती है 28 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना आएगा? तो इस विस्थापन को स्पेशली हम लिखेंगे -8 मीटर। कारण ये ध्यान दें, अगर 8 मीटर लिख देंगे तो हमें क्या ये पता लगेगा कि व्यक्ति सी पर है या ई पर है? कैसे पता लगेगा? आप बता सकते हैं क्या कि एक व्यक्ति का घर यहां था और वो घर से ई वाली बिंदु पर मिलेगा या सी वाले पर मिलेगा? क्योंकि 8 तो यहां भी है और यहां भी है। इसके अंदर दिशा है, इसीलिए आप इसको प्लस माइनस बता सकते हो। तो जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, ए से इस दिशा में चलना शुरू किया था, ए से इस दिशा में चला था, और सी तक अगर जाएं तब भी हमें यही दिशा रखनी पड़ रही है। अगर ए से सी तक की दिशा अगर समान है तब तो हम उसको पॉजिटिव बताते हैं, +8 विस्थापन। लेकिन ए से चलने की दिशा तो ये थी और बाद में रुका यहां है, तो अगर ये जो गैप लेंगे तब यहां आपको इसके विपरीत चलना पड़ेगा, तो विस्थापन हो जाएगा नेगेटिव। तो ध्यान रखें, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। कब हो सकता है? जब चलने की दिशाएं दोनों में अलग अलग हो जाएं। गति प्रारंभ करने की दिशा ये थी और लास्ट में रुका वो है, वो इसके ऑपोजिट जाके रुके। तो यहां कंसेप्ट पे आए वापस कि दूरी और विस्थापन में दूरी सदिश अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। सदिश राशि में ये जो विस्थापन है ये 0 हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। एक चीज और देखें, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मिली। इतना सब कुछ चल लिया एक आदमी, तो क्या कहीं भी किसी भी बिंदु पर विस्थापन का मान दूरी से ज्यादा मिला है क्या? यहां हम देखते हैं, यहां बराबर जरूर हो सकते हैं। तो दूरी और विस्थापन हमेशा, ये याद रखें, दूरी हमेशा इससे ज्यादा होगी या बराबर होगी, इससे कम नहीं हो सकती। ये बात, ये थोड़ा सा फोकस रखें कि इससे वैल्यू कम नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम दूरी को ही हमने विस्थापन कहा था। तो दूरी का मान या तो जो है विस्थापन से ज्यादा होगा या बराबर होगा, कम नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये जो अंतर हमने लिखे, ये आप थोड़ा सा मेमोराइज रखें। पहले भी बोल चुका हूं मैं, नोट्स मत बनाया करें, अपना 10, 15, 20 मिनट का वीडियो देखें और आगे बढ़ें, आगे की क्लास में चलें। ठीक है, अलग से कलाकारी मत किया करें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चंस पे बात करें। पहला क्वेश्चन, मान लो एक व्यक्ति इधर ए से 4 मीटर इधर गया बी तक और 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया मान लो सी तक, और आपसे पूछा जाए ए से सी तक की दूरी बताओ और विस्थापन बताओ, तो क्या क्या होगा भैया? ठीक है, तो दूरी सिंपल सी 4 और 3 7 मीटर। विस्थापन ए से सी का सीधा चाहिए हमें, तो अगर ये 90 डिग्री है तो मैथ में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, आप ये दूरी बता सकते हैं। ये कितनी आएगी? 5 मीटर। तो आपके पास विस्थापन की वैल्यू आ गई कितनी? 5 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको इसका न्यूमेरिकल्स का बहुत डर रहता है, हुआ रहता है कि जी पता नहीं न्यूमेरिकल क्या पूछ लिए जाएंगे। तो आपका मैथ्स का पेपर अलग से लिया जा रहा है और उसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स एबिलिटी जो है वो चेक हो जाएगी। फिजिक्स के क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए पूछ रहे हैं कि आपको उसका नॉलेज तो है क्या, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है या नहीं है। तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें बातें पढ़नी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और इनमें नहीं उलझना है, ज्यादा जो है
होश पौश करने वाली चीजें मत पढ़ा करो। ओके, सिंपल सिंपल बातों पर फोकस करो कि यहां हमें दूरी और विस्थापन बता दिया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो एक व्यक्ति, ये त्रिज्या है 7 मीटर की, यहां सेंटर है O, यहां से एक व्यक्ति ऐसे पूरा चक्कर लगा देता है, A से पूरा चक्कर। तो पूरे चक्कर में पूरा चक्कर अगर लगा दे तो पूरे चक्कर में दूरी कितनी होगी भैया? तो दूरी बनती है 2πr से। बना लो कितने मीटर बनेगी। ठीक है, तो 2/22/7 इंटू 7, तो आपके पास वैल्यू आ गई 44 मीटर। ठीक है, वैल्यू मिली आपको 44 मीटर। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि यहां विस्थापन कितना रहेगा, तो आप बता सकते हैं विस्थापन की वैल्यू कि ए ही बिंदु से शुरू किया था और वापस ए पर ही पहुंच गया। तो अगर ए पर पहुंच जाएंगे तो विस्थापन की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? 0, 0। लेकिन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छी बात। एक और चीज, अगर आधा चक्कर लगा रहे हो आप, आधा चक्कर ही लगा रहे हैं, आधे चक्कर में ए से गए बी तक, तो दूरी तो हो गई पहले की आधी, कितनी? 22 मीटर। सिंपल सा, इस दूरी का हाफ हो गया है। लेकिन विस्थापन कितना रहेगा? तो विस्थापन मैंने कहा था जहां से शुरू किया है और जहां रुके हैं वहां की सीधी दूरी देखनी है। सीधी दूरी आपको कितनी मिल रही है? ए से बी, बिल्कुल ये वाली, ये व्यास के बराबर सीधी दूरी। तो ये 7 मीटर ये था, 7 मीटर ये हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ हमारे पास? 14 मीटर। ये बात। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे रूल पहले वाले कंसेप्ट वही काम कर रहे हैं। दूरी का मान ज्यादा ही आ रहा है, विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी नहीं हो सकती है। तो कैसा भी कंसेप्ट आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, अगर आप अपने कंसेप्ट पर फिक्स हैं, उन बातों पर फिक्स हैं, रूल्स पर फिक्स चलेंगे, तो कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ओके, तो हमने दूरी और विस्थापन के ये जो है बेसिक बातें हमने यहां फोकस में ले आए, डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इसके बाद आता है चाल और वेग। चाल को बोलते हैं स्पीड और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। देखें, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ये नहीं सोचें कि हमें इंग्लिश मीडियम में बड़ा दिक्कत रहेगी। इंग्लिश के कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड हैं जिनसे चीज़ों को समझना बहुत आसान रहता है। ठीक है, अगर आपको वो वर्ड्स पता हैं तो आप उन वर्ड्स से कंसेप्ट उठा सकते हो, चीज़ों को इजीली समझ सकते हो। हमें तो चीज़ों को समझने से और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मतलब है। तो अगर कोई बीच बीच में टर्म्स पढ़नी पड़ भी रही है तो पढ़ लिया करें, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में है, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है। उसके अलावा चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई बीच बीच में इंग्लिश के टर्म्स आ रहे हैं तो उसको ये नहीं सोचेंगे हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे करना पड़ेगा। 1-2 सेंटेंस अगर आ रहे हैं तो इजीली कर लोगे आप। ठीक है, नाउ देखें, स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग क्या है? तो सिंपल सा कंसेप्ट, इसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है। जो बातें आपने वेग और उसमें दूरी और विस्थापन में पढ़ी हैं, जो बातें दूरी और विस्थापन में जो अंतर पढ़े, वो सेम के सेम अंतर, सेम सब कुछ वैसा का वैसा, सारे अंतर इसके अंदर भी लग जाएंगे। ठीक है, दूरी की चाल किसे कहते हैं? तो चाल कहते हैं दूरी बटा समय को। दूरी बटा समय चाल होती है और विस्थापन बटा समय वेग रहता है। ये वेग की वैल्यू आ गई, सिंपल। तो सिर्फ समय का ही तो भाग दिया। अब परिभाषाएं, किताब अलग अलग किताबों वाले ना अलग अलग परिभाषा बना देते हैं। कैसी बना देते हैं? विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाएगा, या फिर एकांक समय में, समय को 1 कर दो, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाएगा, या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर या विस्थापन की दर, विस्थापन तय करने की दर, दूरी तय करने की दर चाल कहलाएगी, विस्थापन तय करने की दर समय वेग कहलाएगा। तो यहां आपको टर्म्स अगर पता है तो उसको समझना इजी हो जाता है। जैसे फिजिक्स में एक वर्ड पढ़ते हैं हम दर, ठीक है, बहुत अच्छी टर्म है,
बहुत बार हमें पढ़ने को मिलती है, बस बच्चों को उसका मतलब पता नहीं होता। आपको 10th क्लास में भी नहीं बताया गया था। अगर मेरा ये मानना है कि अगर 10th क्लास में आपको बता देते कि दर वर्ड का मतलब क्या है, तो शायद जो है फिजिक्स और इजी लगती, साइंस में और ज्यादा नंबर आ जाता है आपके। देखें, एक वर्ड पढ़ते हैं हम, दर। दर का मतलब होता है 1 बटा समय, ठीक है। एक वर्ड पढ़ते हैं हम, प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है 1 बटा दूरी। तो जिस फॉर्मूले में आपने 1 बटा दूरी कहीं आएगा, कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में, वहां वर्ड हम यूज करते हैं प्रवणता। और जहां 1 बटा समय आ जाता है, वहां फिजिक्स में वर्ड यूज होता है दर। जैसे एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। आपने पढ़ा था कार्य करने की दर। अब कार्य करने की दर है तो उसको शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को। P = W बटा T। ध्यान दो, कार्य बटा समय क्या बना था? शक्ति। तो 1 बटा समय आ रहा है। 1 बटा समय को हमने वर्ड क्या लगा दिया था? दर, जिसकी वजह से नाम क्या बन गया? शक्ति। अब अगर वहां हमें बता देते कि बेटा ये दर वर्ड आया है साइंस में और ये दर वर्ड इस समय की वजह से आया है, तो हम इजीली समझ जाते। लेकिन हमें रटा दिया गया। तो फिजिक्स को रटे नहीं मारना है, कंसेप्ट पर फोकस रखें, इजीली, बहुत इजीली याद हो जाती है। डेली लाइफ की चीजें हैं, ठीक है। बाकी कोई सब्जेक्ट काम आए नहीं आए, फिजिक्स हमेशा आपके डेली लाइफ में हमेशा साथ रहेगा। वैसे ही धारा आपने पढ़ी थी, एक धारा, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, तो वहां भी फॉर्मूले में हमने देखा Q/T, 1 बटा समय। ये 1 बटा समय जो है ये बता रहा है धारा का मान, कि Q/T आ रहा है। तो अगर फिजिक्स में कभी भी आ जाए दर या प्रवणता, तो इसको थोड़ा सा एक कंसेप्ट के तौर पे याद रखें कि इसको हमें दर में पढ़ना है। तो आप यहां परिभाषा बना के देखो, दूरी तय करने की दर क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। दूरी और समय का विस्थापन चाल कहलाएगा, ठीक है। या समय को 1 कर दो, एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाएगी, ठीक है। तो परिभाषा किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, बहुत ईजी है। अच्छा, अब बात आती है चाल और वेग में अंतर क्या है। तो जो जो अंतर आपने चाल में पढ़े, जो जो अंतर आपने वेग में उसमें दूरी और विस्थापन में पढ़े, सेम वही अंतर चाल और वेग में रहेंगे, ठीक है। कैसे कैसे रहेंगे? तो वापस से चाल अदिश राशि रहेगी, वेग सदिश राशि रहेगी। चाल 0 हो सकती है, जो है चाल 0 नहीं हो सकती, वेग 0 हो सकता है। चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, वेग नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मान रहेंगे। अब बात करते हैं कि आप प्रैक्टिकल डेली लाइफ में इसको कहां देखते हैं। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान दें, आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर एक निश्चित दिशा में चला रहे हैं तो उसको हम दूरी विस्थापन में कैलकुलेट करेंगे, तो उसको आप वेग से बताएंगे, निश्चित दिशा में अगर चला रहे हैं। और अगर निश्चित दिशा नहीं है तब आप उसको चाल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दें। आप हाईवे पर जा रहे हो और आपने एक डायरेक्शन फिक्स कर रखी है, ठीक है, कि आप मान लो जयपुर की ओर निकल रहे हो, हनुमानगढ़ से जयपुर की ओर जा रहे हो, तो आपकी एक दिशा फिक्स है। आपने कहा जी मैं बाइक चला रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाइक 40 से ही चलानी चाहिए, ठीक है। ज्यादा में चलाते हैं तो फिर जाते बाइक पर हैं, आते अखबार में है, ओके। तो आप गाड़ी चला रहे हैं 40 की स्पीड से और जयपुर की ओर जा रहे हैं, एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। तो आपने दिशा यहां मेंशन कर दी, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपका वेग बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से आप मार्केट में घूम रहे हैं या गलियों में घूम रहे हैं, तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा अब आपका चाल कहलाएगा, क्योंकि वहां दिशा निश्चित नहीं है। गलियों में दिशाएं निश्चित नहीं रहती, इसलिए उस 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम चाल कह देते हैं। और यही 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिशा निश्चित हो जाए तो उसको हम वेग कह देंगे। इसीलिए याद रखें, गलियों में हमेशा स्पीड ब्रेकर मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? गलियों में हमेशा स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां स्पीड होती है, उस स्पीड को रोकना है तो रोकने के लिए ब्रेकर हो गए। गलियों में चल रहे हो, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी मुड़ सकते हो, तो उसके लिए स्पीड ब्रेकर बना दिए। लेकिन हाईवे पर कभी भी वेलोसिटी ब्रेकर मिलते हैं क्या? अगर हाईवे पर ब्रेकर लगाएंगे तो उसका नाम स्पीड ब्रेकर नहीं रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? वेलोसिटी ब्रेकर। लेकिन लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि सबको पता है कि अपनी निश्चित दिशा में चलना है, और अगर निश्चित दिशा में नहीं चलेंगे, मर्जी से ही सांप वाली अगर गति रखेंगे तो फिर अखबार में ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी फोकस रखें कि चाल और वेग में अंतर क्या है। वही अंतर है जो दूरी और विस्थापन में है।
हमें वही अंतरों को फॉलो करना है। सेम वही बातें हैं, उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। मात्रक क्या रहेगा, तो मात्रक आप यहां से बना लो। दूरी का मात्रक मीटर था, ठीक है, और ये समय था, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड एसआई सिस्टम में, और यहां पर भी मीटर प्रति सेकेंड फिर एसआई सिस्टम में। अगर पेपर में पूछा जाए दूरी और इसका चाल और वेग का मात्रक बताओ, तो मीटर प्रति सेकेंड ही बताएंगे आप, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बताएंगे, क्योंकि एसआई सिस्टम फॉलो करना है। बनाने को तो किलोमीटर प्रति घंटा आप बता ही रहे हो, कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा तरीका, अगर कहीं किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, देखो किलोमीटर पर आर दिया हुआ है, तो इसको मीटर बना लो 1000 और घंटे को सेकंड बना लो 3600। बस इसको सॉल्व करो, ये 5/18 आ गया मीटर पर सेकंड। इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल है। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां तक के गति वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। गति वाले यहां तक के टॉपिक्स में आपने गति के प्रकार पढ़ लिए, दूरी और विस्थापन, चाल और वेग को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम गति की समीकरण, औसत चाल, औसत वेग और गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।